दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख एम्स नर्सेज यूनियन सस्पेंड्स स्ट्राइक फॉलोइंग हाई कोर्ट ऑर्डर और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख हेल्थ केयर सर्विसेज चेजिंग द डेंजरस अनरियलिटी के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के लगभग 5000 नर्सिंग वर्कर्स ने स्वास्थ्य अवसंरचना और वेतन संबंधी खामियों का हवाला देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की थी, जिससे रोगी देखभाल सेवाएं बाधित हुई थी। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि एम्स प्रशासन को उन्होंने कई बार इन खामियों से अवगत कराया है और हड़ताल की दिशा में कदम बढ़ाने से पहले उन्होंने प्रशासन को अपनी मांगों से जुड़ा एक पत्र भी सौंपा था, जिस पर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आगे चलकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नर्सिंग स्टाफ को हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया और उनकी मांगों पर एम्स प्रशासन द्वारा कार्यवाही किए जाने की बात कही। हालांकि एम्स दिल्ली में हड़ताल पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी देश भर में नर्सिंग वर्कर्स के हड़ताल, धरने व विरोध प्रदर्शन की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर वे कौन सी वजहें हैं जिनके चलते नर्सिंग कार्यकर्ताओं को कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में भी इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। एक ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के काम की तारीफ की थी और उन्हें कोरोना वॉरियर बताया था। वे कौन सी दिक्कतें हैं जिनका सामना इन कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। साथ ही इस आर्टिकल के जरिए हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में नर्सिंग स्टाफ की क्या स्थिति है और इस दिशा में क्या सुधार किए जाने की जरूरत है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले हम हाल ही में हुई इस पूरी घटना पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। बीते कुछ सालों से एम्स के नर्सिंग कर्मचारी अपनी सेवा स्थितियों से संबंधित कई तरह की शिकायतें एम्स प्रशासन से करते रहे हैं। इस कड़ी में पिछले महीने दिल्ली एम्स के नर्सिंग स्टाफ के कर्मियों ने अपने वेतन में कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए एम्स के निदेशक को एक शिकायत पत्र सौंपा था। नर्सों ने इस पत्र में 23 मांगों का जिक्र किया था, जिसमें सबसे प्रमुख छठे वेतन आयोग की सिफारिश के बावजूद उनके वेतन में कटौती किया जाना था। गौरतलब है कि नर्सों के मुताबिक उनका वेतन 18,460 रुपए प्रति महीने के हिसाब से तय किया गया था, लेकिन उन्हें मासिक तौर पर 17,140 रुपए ही दिए जा रहे हैं। नर्सों का कहना है कि उनकी मांग वेतन बढ़ाने को लेकर नहीं है, बल्कि वे केवल आयोग द्वारा तय किए गए वेतन की ही मांग कर रहे हैं। उनकी अगली मांग नर्सों की भर्ती प्रक्रिया में जेंडर आधारित आरक्षण को खत्म किया जाना है। नर्सों का कहना है कि एम्स में 80% नर्सिंग स्टाफ का महिला होना जरूरी है। ऐसे में नर्सिंग डिप्लोमा किए हुए कई योग्य पुरुष इस कोटा के चलते बेरोजगार रह जाते हैं। इसी तरह अस्पताल ने एक अनुबंध के आधार पर नर्सों को आउटसोर्स करने का फैसला किया था, जिस पर नर्सों ने अपना विरोध जताया है। नर्सों का कहना है कि पहले उम्मीदवारों को भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा में बैठना पड़ता था, लेकिन अब अनुबंध के आधार पर नर्सों की भर्ती से एम्स द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। ऐसे में उन्होंने संविदा आधारित नियुक्तियां समाप्त किए जाने की मांग रखी है। इसके अलावा अस्पताल आवास कैडर का पुनर्गठन, योग्यता आधारित वेतन और नौकरी विवरण में संशोधन जैसे अन्य मुद्दे भी इन मांगों में शामिल किए गए थे। इस हड़ताल के शुरू होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स प्रशासन द्वारा हड़ताल से जुड़ी याचिका पर कार्रवाई करते हुए नर्स यूनियन को इसे खत्म करने का आदेश दिया और एम्स प्रशासन से इन मांगों पर फौरन विचार किए जाने की बात कही, जिसके बाद से नर्स यूनियन ने हड़ताल को वापस ले लिया और वे अपने कामों पर लौट गए हैं। लेकिन नर्सिंग कर्मियों द्वारा उठाया गया यह कदम उनकी बदहाल होती स्थितियों को बयान कर जाता है। ऐसे में समझते हैं नर्सिंग स्टाफ की स्वास्थ्य सेवाओं में भूमिका क्या है। नर्स और नर्सिंग पेशेवर भारतीय स्वास्थ्य सेवा में लगभग 75% कार्यबल का गठन करते हैं, जो नर्सिंग को स्वास्थ्य क्षेत्र के भीतर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाता है। एक प्रसिद्ध कथन है
एक जीवन बचाने पर आप हीरो हैं, जबकि 100 जीवन बचाने पर आप एक नर्स हैं। यानी नर्स को पेशेंट केयर सेंटर का केंद्र माना गया है। अब यदि नर्सिंग वर्कर्स के कार्यों की बात करें, इसके प्रमुख कार्यों में रोगी की देखभाल करना, दवाओं की उपलब्धता के लिए समन्वय करना, रोगी को भावनात्मक और शारीरिक सहयोग प्रदान करना, रोगी को सुरक्षित रखना और रोगी की देखभाल में उसके परिवार और दोस्तों की भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। लेकिन कोविड-19 महामारी के एक ऐसे दौर में जब देश को नर्सिंग केयर की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब नर्सिंग कर्मचारियों का स्ट्राइक पर जाना बेहद चिंताजनक है। ऐसे में समझना जरूरी है कि देश में नर्सिंग कर्मचारियों की क्या स्थिति है। फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा नर्सिंग रिफॉर्म्स के लिए गठित की गई टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO के न्यूनतम मानकों के अनुसार नर्सों की निर्धारित संख्या प्रति 1000 जनसंख्या पर 2.5 बताई गई है, जबकि 2016 में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में यह अनुपात प्रति 1000 जनसंख्या पर 0.7 नर्स का है। नीति आयोग के अनुसार वर्तमान में भारत में 2 मिलियन नर्सों या नर्सिंग पेशेवरों की कमी है। गौरतलब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में स्वास्थ्य कर्मचारियों की मौजूदा स्थिति और कर्मचारियों की आवश्यकता के बीच लगभग 52% का अंतर देखा गया था। भारतीय नर्सिंग क्षेत्र को मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें नर्सिंग पेशेवरों के लिए आपूर्ति और मांग के बीच एक बड़ा अंतराल प्रमुख है। गौरतलब है कि भारत नर्सिंग प्रतिभा का एक प्रमुख निर्यातक है और यहाँ नर्सिंग की लगातार बढ़ती स्वदेशी मांग के बावजूद भारत में नर्सिंग कॉलेजों की संख्या घट रही है। नर्सिंग क्षेत्र में उद्योग शिक्षा का अंतर बहुत बड़ा है और इस पेशे में शामिल होने वाले ज्यादातर स्नातक प्रशिक्षित नर्स पढ़ाई के बाद तुरंत रोजगार के योग्य नहीं माने जाते। अस्पतालों द्वारा नए नौकरी प्राप्त नर्सों का कौशल बढ़ाने के लिए कई महीनों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके बाद ही उन्हें रोगी की देखभाल के लिए पर्याप्त रूप से योग्य माना जाता है। इस इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के मुताबिक सिर्फ 10% BSc नर्सिंग स्नातक रोजगार योग्य हैं और अपेक्षित कौशल रखते हैं। इसी तरह नर्सिंग कॉलेजों में नर्सिंग सीटों की संख्या में कमी, भारत में नर्सिंग कॉलेजों का असमान वितरण, अंडर ग्रेजुएट नर्सिंग छात्रों के लिए रोजगार अवसरों की कमी, अच्छी तरह से परिभाषित कैरियर विकल्पों का अभाव, अपर्याप्त कौशल प्रशिक्षण, अनाकर्षक वेतन, उच्च नर्सिंग शिक्षा के लिए सीमित कैरियर के अवसर, अनुसंधान और प्रशिक्षण में कम निवेश, एक प्रोफेशन के तौर पर नर्सिंग से जुड़ी सामाजिक स्थिति, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए कम GDP आवंटन, वैश्विक बाजारों में आकर्षण और प्रवास की उच्च दर जैसी चुनौतियां शामिल हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि सरकार ने इस दिशा में सुधार के लिए क्या प्रयास किए हैं। विगत कुछ वर्षों में भारत सरकार ने नर्सिंग क्षेत्र में अपना ध्यान और निवेश बढ़ाया है। ऐसे ही कुछ सरकारी प्रयासों का फिक्की और एल्सेवियर द्वारा नर्सिंग रिफॉर्म पर जारी किए दस्तावेज में जिक्र किया गया है। इसके मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आयुष्मान भारत के लिए एक पब्लिक हेल्थ केयर कैडर के तहत नर्सिंग के लिए एक अलग कैडर बनाने की योजना बना रहा है, जिसके लिए कई राज्यों ने प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने 138 नर्सिंग स्कूलों को निधि देने, नर्सिंग परिषदों को मजबूत करने और एक नर्सिंग निदेशालय की स्थापना करने की बात कही है, जिसे राज्य स्तर पर नर्सों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। सरकार की प्रत्येक स्तर के प्रौद्योगिकी समाधानों के लिए सतत नर्सिंग शिक्षा यानी CNE पाठ्यक्रम शुरू करने की भी योजना है। इसके अलावा सरकार ने एक समिति भी बनाई थी, जिसने देश में नर्सों के लिए न्यूनतम वेतन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत विशेष नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें प्रत्येक बड़े जिले या लगभग 2 से 3 मिलियन आबादी वाले जिलों में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रत्येक राज्य में नर्सिंग और इससे जुड़े स्वास्थ्य विज्ञान के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी INC ने भी नर्सिंग से जुड़े मुद्दों में सुधार लाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें नर्सों के लिए INC द्वारा विकसित नर्स पंजीकरण ट्रैकिंग प्रणाली शामिल है। यह प्रणाली आधारित मैपिंग के लिए नर्सों की उपलब्धता पर विश्वसनीय डेटा प्रदान करने के साथ उन्हें ट्रैक करने में मदद करती है और उनके पंजीकरण के दोहराव से जुड़े मुद्दों का समाधान करती है। INC ने अंडर ग्रेजुएट नर्स स्नातकों की गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करने के लिए 2022 तक
एकल प्रवेश पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को धीरे धीरे चरणबद्ध किया जाएगा, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 50 संस्थानों में INC द्वारा 2 वर्षीय नर्स प्रैक्टिशनर रेजिडेंसी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसी तरह आयुष्मान भारत के तहत तकरीबन 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को पूरा करने के लिए एक नर्स प्रैक्टिशनर प्राइमरी हेल्थ केयर कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। अनुसंधान की कमी को दूर करने के लिए INC ने नर्सिंग में PhD का नेशनल कंसोर्टियम भी शुरू किया है, लेकिन सरकार द्वारा किए जाने वाले ये सभी प्रयास अब तक स्वास्थ्य क्षेत्र की सभी मांगों और जरूरतों को पूरा नहीं कर सके हैं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आगे की राह क्या हो। नर्सिंग सेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत जरूरी पहलू है, जिसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिक्की नर्सिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया की रिपोर्ट में इन सुधारों से जुड़ी अनुशंसाओं को बताया गया है कि इस दिशा में सबसे पहले कौशल केंद्रित और योग्यता आधारित पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और लाइसेंसिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग शिक्षा सुनिश्चित करने और मान्यता प्राप्त संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिए जाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा नर्सिंग शिक्षा और प्रैक्टिस में तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जाना भी एक उपयोगी कदम होगा। इसके लिए नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण से जुड़े प्रत्यायन निकाय को कौशल विकास के लिए कॉलेज परिसरों और कक्षाओं को सिमुलेशन, एनिमेशन, ई-लर्निंग और ऑडियो विजुअल जैसी डिजिटल तकनीक के लिए तैयार करना होगा। BSc नर्सिंग के दौरान अनिवार्य इंटर्नशिप की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए निजी और कॉरपोरेट अस्पतालों को UG नर्सिंग के छात्रों के लिए इंटर्नशिप खोलना चाहिए, ताकि वे उद्योग शिक्षा कौशल अंतराल को पाटने में मदद करने के लिए अस्पताल के सेटअप और मानकों से परिचित हो सकें। इससे नर्सिंग कॉलेजों जैसे सीमित बुनियादी ढांचे और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दों का समाधान करने में आसानी होगी। इस दिशा में एक बड़ा सुधार न्यूनतम वेतन और उचित वेतन को लागू करना होगा। कुछ ऐसी ही मांग एम्स नर्सिंग यूनियन द्वारा भी उठाई गई है। इसके अंतर्गत नर्सों के लिए एग्जिट एग्जाम में उनके प्रदर्शन और विशेष पाठ्यक्रमों को पूरा करने के अनुसार एक अंतर न्यूनतम वेतन यानी डिफरेंशियल मिनिमम सैलरी का निर्धारण किया जा सकता है। देखा गया है कि वित्तीय बाधाएं अक्सर नर्सों को वर्तमान नौकरियां छोड़ने और विशेष पाठ्यक्रम लेने से रोकती हैं। ऐसे में कई वर्षों के अभ्यास के बाद नर्सों को सशुल्क अध्ययन अवकाश पर विशेष पाठ्यक्रम लेने का विकल्प दिया जाना चाहिए। अस्पतालों में नर्सों के लिए मानकीकृत नौकरी स्तर और करियर पाथ का विकास किया जाना भी एक बेहतर कदम होगा। इसके लिए केंद्र सरकार को नर्सों के लिए नए कैडर के योजनाबद्ध रोल आउट में तेजी लानी चाहिए। अस्पतालों में नर्सों का प्रमोशन और मूल्यांकन प्रदर्शन आधारित होना चाहिए और न केवल अनुभव के वर्षों के आधार पर, बल्कि उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी पहचान मिलनी चाहिए और उच्च प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। हेल्थ केयर में इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अलावा अस्पतालों में नर्सों की भूमिका बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टरों और नर्सों को एक दूसरे का सम्मान करने के लिए संवेदनशील होना चाहिए, ताकि किसी तरह की असमानता को दूर करने में मदद मिल सके। गौरतलब है कि हालिया हड़ताल का मुद्दा कहीं न कहीं इन्हीं सब सुधारों की मांग करता है। ऐसे में सरकार और संबंधित अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे नर्सों की इन मांगों पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार विचार करें और सुधार के प्रयासों को केवल दस्तावेजों तक सीमित न रखकर उन्हें धरातल पर भी लागू करने का प्रयास करें, जिससे कोरोना महामारी से जूझते देश को स्वास्थ्य कर्मियों का पूरा सहयोग मिल सके और कोरोना वॉरियर्स को उनके काम के लिए उचित सम्मान दिलाया जा सके। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल। कोरोना महामारी के दौर में नर्सिंग कर्मियों का हड़ताल पर जाना देश की स्वास्थ्य तैयारियों पर सवाल खड़े करता है। उपरोक्त कथन का मूल्यांकन कीजिए और इस दिशा में सुधार के लिए उपाय सुझाइए।